हमारे चैनल पे उपस्थित सभी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे कक्षा 7 पुस्तक है हमारी दुनिया और अध्याय है तीसरा, जिसमें नाम है आंतरिक बल एवं भू आकृति। इससे पहले हमने एक वीडियो बना दिए हैं कक्षा 7 पुस्तक हमारी दुनिया, 1 और 2 अध्याय का उसमें हमने वीडियो बना दिया है। आज हम तीसरे अध्याय को लेके आए हैं। चलिए, इसमें जो पहला पॉइंट आता है वो है प्लेट। यानी प्लेट किसे कहते हैं या प्लेट क्या होता है, इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे। कहते हैं कि भूपर पट्टी में विभिन्न आकार की छोटी एवं बड़ी कठोर संरचनाएं को प्लेट कहते हैं। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है यानी भूपर पट्टी है, उसमें विभिन्न आकार की क्या है, छोटी एवं बड़ी कठोर संरचना होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं। और प्लेट जो होता है ये हमेशा गतिशील रहती है। प्लेट क्या होता है, हमेशा गतिशील रहती है। अगला जो पॉइंट निकल के आता है वो है आपको भूकंप। कहता है जब प्लेट आपस में एक दूसरे से टकराती है तो उसमें उत्पन्न हुई कंपन को हम लोग भूकंप कहते हैं। भूकंप किसे कहते हैं, जब प्लेट आपस में क्या होता है, एक दूसरे से क्या होती है, टकराती है, तो उससे उत्पन्न हुई कंपन को भूकंप कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। एक पॉइंट आता है उद्गम केंद्र किसे कहते हैं। तो भूपर पट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन शुरू होता है, कंपन जहां शुरू होता है उस स्थल को हम लोग उद्गम स्थल कहते हैं, यानी उद्गम केंद्र कहते हैं। ये आपको याद में रखेंगे। अगला है अधिगम केंद्र किसे कहते हैं। तो उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिगम केंद्र कहते हैं। देखिए, एक बार तीनों पॉइंट को हम लोग साथ में लेके चलेंगे तो समझ में आ जाएगा। यानी कि बात होगी भूकंप का, तो कहता है जब प्लेट आपस में एक दूसरे से टकराएगी तो उसमें जो कंपन होगा उसे ही हम लोग भूकंप कहते हैं। ठीक है, अब जहाँ भूकंप होता है उसी के जहाँ पे शुरू में कंपन स्टार्ट होता है, तो उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र कहते हैं। यानी भूपर पट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ से कंपन शुरू होना स्टार्ट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उद्गम बोलते हैं। और अधिगम क्या कहते हैं कि जहाँ से उद्गम के भू सतह पर, यानी उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके जो निकट के जो भी स्थान है उस स्थान को हम लोग अधिगम केंद्र कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है। यहाँ से कंपन बाहर की ओर होता है, यहाँ से कंपन अधिगम केंद्र से क्या होता है, कंपन बाहर की ओर और तरंग के रूप में चलती है। किस रूप में चलती है, तो ये तरंग के रूप में चलती है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो है कंपन कहाँ पे होता है, अधिगम केंद्र में सबसे ज़्यादा कंपन होता है और सबसे ज़्यादा क्षति भी आपको अधिगम केंद्र में देखने को मिलता है। तो इसको याद रखेंगे। कोई जो क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक कंपन कहाँ होता है, तो अधिगम केंद्र में होता है। सर्वाधिक क्षति कहाँ होता है, तो ये भी आपको अधिगम केंद्र में होता है। अब एक आता है कि मैग्मा क्या है। तो मैग्मा पृथ्वी के अंदर ताप एवं दाब के कारण चट्टानें पिघलती अवस्था में होती है। यानी कि पृथ्वी के अंदर जब ज्वालामुखी फूटता है या भूकंप होता है तो उस समय क्या होता है, ताप एवं दाब के कारण जो चट्टानें पिघलती है उसी अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। देखिए ये किताब में दिया हुआ है और बहुत ही आसान आसान शब्दों में हम इसको जो है अपने नोट्स में बनाए हुए हैं, तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपके कोई चहेते हों, टीचर हों, तो उसको आप लोग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अब उसी में एक और टॉपिक आता है पर्वत। देखिए पर्वत जो होता है ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपको वलित पर्वत होते हैं, भ्रंशोत पर्वत होते हैं, सचयन पर्वत होते हैं या अवशिष्ट पर्वत होते हैं। ये 4 पर्वत जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो पहला है वलित पर्वत, दूसरा है भ्रंशोत पर्वत, तीसरा है संचयन पर्वत और चौथा है अवशिष्ट पर्वत। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे इसकी परिभाषा, इसमें क्या सब होता है। तो जो वलित पर्वत होता है, पहला क्या है, वलित पर्वत जब दो विपरीत दिशाओं से क्या है, जब दो विपरीत दिशाओं से एक ही केंद्र पर बल लगता है। मान लीजिए इधर से भी बल लगा, इधर से भी बल लगा। पहले हम इसको देख लेते हैं। जब दो विपरीत दिशाओं में जब एक ही केंद्र पर बल लगता है तो उसे हम लोग संपीड़न बल कहते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, संपीड़न बल क्या होता है कि इधर से भी बल लगाएं और इधर से भी बल लगाएं और एक पॉइंट पे जब बल लगता है तो इसी बल को हम लोग क्या बोलते हैं, संपीड़न
बल बल कहते हैं, और इसे ही पर्वत निर्माणकारी बल भी कहा जाता है। यानी कि दोनों तरफ से जब बल लगता है और यहाँ से जो एक ही केंद्र पे बल लगता है और जब बाहर की तरफ जो एरिया निकल के आता है, तो इसी को पर्वत निर्माणकारी बल भी कहते हैं या संपीड़न बल भी कहते हैं। अब इसी में देखिए, इसमें वलित या मोड़दार पर्वत बनते हैं। ऐसे ही जब संपीड़न बल जब एक दूसरे से क्या कहते हैं टकराते हैं, तो पर्वत का निर्माण होता है, और इसे ही हम लोग वलित या मोड़दार पर्वत भी कहते हैं, या उसी पर्वत से उससे बनता है। जैसे इसका उदाहरण हो गया आपको क्या है, हिमालय या रॉकी पर्वत। ये जो दो पर्वत है ये आपको वलित पर्वत में आते हैं। अब हम बात करेंगे भ्रंशोत पर्वत क्या होता है। भ्रंशोत पर्वत में होता है जब भूतल के किसी क्षेत्र में, यानी जमीन पे किसी क्षेत्र में समानांतर भ्रंश के बाद बीच का भाग जैसे क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। कहता है कि जब भूतल के किसी क्षेत्र में समानांतर भ्रंश के बाद बीच का भाग ऊपर उठा रह जाता है, तो उसे ही हम लोग भ्रंशोत पर्वत या ब्लॉक पर्वत कहते हैं। भ्रंशोत पर्वत या ब्लॉक पर्वत कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है आपको यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, या भारत की सतपुरा पर्वत। इसको आप याद रखेंगे, लास्ट क्वेश्चन में भी यही सब क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत या भारत का सतपुरा पर्वत किस प्रकार के पर्वत है, तो ये आपको याद रखना है। भ्रंशोत पर्वत है, और जो हिमालय है और रॉकी है ये आपको वलित पर्वत है। ठीक है। अब हम बात करेंगे संचयन पर्वत क्या होता है। कहता है ज्वालामुखी द्वारा निकले, संचयन पर्वत का एक और नाम होता है ज्वालामुखी पर्वत। तो ज्वालामुखी द्वारा निकले लावा एवं अन्य पदार्थ ठंडा होकर जम जाता है, ये पर्वत का रूप ले लेते हैं, तो उसे हम लोग संचयन पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई पृथ्वी है और मान लीजिए यहाँ पे भूकंप हुआ, ज्वालामुखी निकला, उसमें जो लावा निकला और लावा जो निकल के यहाँ पे एक जगह ठंडा हो गया, और उसी ठंडे लावा को जब बाद में वो पर्वत का रूप लेता है, तो उसे हम लोग संचयन पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। जैसे जापान का फ्यूजियामा या अफ्रीका का किलिमंजारो पर्वत, ये सब क्या है, संचयन पर्वत है। अब हम बात करेंगे अवशिष्ट पर्वत कैसा होता है। तो अवशिष्ट पर्वत होता है अपर्दन की शक्तियों द्वारा पर्वत के भाग कटते छटते रहते हैं। तो हमने पिछला वीडियो में बताया था कि अपर्दन क्या होता है। तो अपर्दन वह होता है जो पर्वतों के भाग हमेशा कटते छटते रहते हैं, तो उसे ही हम लोग अपर्दन कहते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि अवशिष्ट पर्वत कौन होता है, तो अपर्दन की शक्तियों के द्वारा पर्वत के भाग कटते छटते रहते हैं, ये पर्दित भूभाग अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। तो वैसे ही जो भाग होते हैं उसे अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण हो गया अरावली का पर्वत, पारसनाथ की पहाड़ी, ये सब आपको दो ऑप्शन इसमें भी है। अब हम क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इससे कौन कौन से क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर क्या है। तो छोटा नागपुर एक पठार है, मैदान है, झील है या पर्वत है। तो छोटा नागपुर क्या है, एक पठार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भू सतह पर भूकंप के केंद्र पर ऊपर स्थित स्थान क्या कहलाता है। यानी कि जो भू सतह पर भूकंप के केंद्र पर ऊपर स्थित स्थान क्या कहलाता है, तो उसे हम लोग अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत को कितने भूकंप तीव्रता के क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को कितने भूकंप तीव्रता के क्षेत्र में बांटा गया है। ऑप्शन है 4, 5, 4, 3 और 7। तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा। भारत को कितने भूकंप तीव्रता के क्षेत्र में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है। अब है सतपुरा पर्वत उदाहरण क्या है। तो सतपुरा किसका उदाहरण है, भ्रंश घाटी, वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत या भ्रंशोत घाटी। तो जो इसका आंसर हो जाएगा सतपुरा उदाहरण है आपको भ्रंशोत पर्वत का, क्योंकि हम आपको पहले ही यहाँ पे बताए थे। आप देख सकते हैं कि भ्रंशोत पर्वत में कौन कौन था, भारत का सतपुरा पर्वत और यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट, आप इसको याद रखेंगे। फिर वलित पर्वत में हो गया हिमालय और रॉकी। इसके बाद हम बात करेंगे संचयन पर्वत में, तो संचयन पर्वत में हो गया जापान का फुजियामो या अफ्रीका का किलिमंजारो। उसके बाद जो अवशिष्ट पर्वत था वो था आपको अरावली का पर्वत, पारसनाथ की पहाड़ी। तो चलिए ये 3 अध्याय जो है हमारा ख़त्म हो गया है।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाते जाते एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।